अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा आज आपका लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1। अच्छा बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हर लेक्चर में आपको जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं उनके हम एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन की, क्योंकि बेटा हमारे पास इस टॉपिक में होता यह है कि तकरीबन कोई 6 कैटेगरी हैं जिस तरह के आपके पास सवाल आते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और एक अलग से हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो बेटा हम ज़रा उसके बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस जब यहाँ सर सामने शो करूँगा तो बेटा उसके साथ साथ आंसर अगर तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे जिसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी तो डेफिनेटली बेटा हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़े तो फिर इंशाल्लाह बेटा आपको वो बताएंगे हम। सो लेट्स कंटिन्यू बेटा। हमारे पास लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का। अच्छा देखो, कॉज एंड इफ़ेक्ट में बेटा होता क्या है हमारे पास कि आपको नॉर्मली दो टर्म्स दी हुई होती हैं, दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं और आपको जज करना पड़ता है कि ये कॉज हैं या इफ़ेक्ट हैं। अच्छा हमारे पास नीचे ऑप्शन भी होंगे, एक मरतबा ज़रा करके देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इन्वेस्टिगेशन टीम मेड द रिपोर्ट पब्लिक। अब देखो ये सिर्फ एक को देख के आपने आंसर को जज नहीं करना, ठीक है, आपने दोनों पढ़नी है। दो इन आपके पास आई भी होंगी स्टेटमेंट्स, आपने दोनों पढ़नी है। सेकंड क्या है, सेक्रेटरी स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड वाज अरेस्टेड एंड फेस्ड अ डिपार्टमेंट इंक्वायरी। ठीक है, कि भाई जो सेक्रेटरी था वो मतलब कि उसने खुद इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोस्ट से और उसको अरेस्ट कर लिया गया और अब उस पर इंक्वायरी वगैरह उस पर चल रही है। सही। अब हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे होते हैं 5 ऑप्शन इस कैटेगरी में। सही है कि भाई यहाँ तो कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट 1 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफ़ेक्ट है, मतलब कि वजह ये थी और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ। एक तो ये बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि नहीं 2 वाला कॉज है और 1 वाला इफ़ेक्ट है, मतलब कि ये वाला जो है इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ। सही। और बोल रहे हैं कि नहीं बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़, मतलब कि बोल रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये बस कुछ कॉजेज़ हैं किसी चीज़ के जो कि इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक़ नहीं है। और कह रहे हैं कि नहीं, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 1 और 2 यानी कि जो है इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये दोनों के दोनों क्या इफ़ेक्ट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, इनका अगेन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि बोथ 1 एंड 2 आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, ये भी हो सकता है। तो अगर हम नोट करें हम देख सकते हैं कि भला ऐसा क्या हुआ होगा आपके ख्याल से बेटा, क्या लग रहा है आपको, क्या विच वन डू यू थिंक बेटा कि इज़ द कॉज एंड विच वन डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट। चलो मैं इसमें इतना गाइड कर देता हूँ एक हिंट देने के लिए कि इनमें से जो है एक कॉज है और एक इफ़ेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों कॉज या दोनों इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि अगर सी वाले में देखें लिखा हुआ है दोनों कॉज हैं, ये लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों इफ़ेक्ट हैं और ये भी लिखा हुआ है इफ़ेक्ट है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनमें से एक कॉज है और इनमें से एक इफ़ेक्ट है। तो मेरे बच्चों विच वन डू यू थिंक इज़ द कॉज एंड विच वन डू यू थिंक इज़ द इफ़ेक्ट, गैस करो। मसला नहीं है, गलत हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले गैस करो। तो बेटा लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखते हैं क्या लिखा है भाई। हमारे पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफ़ेक्ट, कि भाई इस वजह से जो पहला लिखा हुआ है ये वजह बनी और उसका इफ़ेक्ट ये निकला कि भाई जब, अच्छा बात सुनो ना भाई, सेक्रेटरी ने क्या लिखा हुआ है स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, मतलब उसने क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखो ऊपर वाले अगर आप पॉइंट को पढ़ो तो उसको देख के लग रहा है कि यार कि जब उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट वगैरह जो थी जब पब्लिक हुई होगी तो जाहिर सी बात है उसको डिसग्रेस का सामना करना पड़ा होगा, बहुत मायूस हुआ होगा वो, और उस वजह से उसने क्या किया, अपनी इंसल्ट वगैरह तो ऑलरेडी हो गई थी। अब उसके बावजूद ये एक एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है कि आप इतने आपकी मतलब बोलते हैं ना जलालत हो जाना, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो अपनी जगह पर कायम हो करना है, भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये काम करते रहेंगे, ये हमारी पोजीशन है। लेकिन उसने क्या किया भाई, अपने ये जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो उसने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की कैटेगरी देखो क्या लिखा हुआ है, कोर्स ऑफ एक्शन। देखो भाई हमारे पास क्या होगा, कुछ सिचुएशन बताई जाएगी, उसके बाद हमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है,
जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या लिखा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन इज़ ग्लोबल प्रॉब्लम। भाई हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, बेटा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रही है। और कह रहे हैं कि ऑल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर इफेक्टेड बाय इट। कह रहे हैं कि भाई अच्छा ये हमारे पास ए वाला होना चाहिए था, अफेक्टेड, ई नहीं होना चाहिए था, ये माई मिस्टेक बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसकी वजह से वो अफेक्ट हुए हैं। तो कह रहे हैं भाई एक बात बताइए कि अब इसके लिए हम क्या करें, मतलब कौन सा एक्शन लें। दो ऑप्शन दिए हुए। अच्छा भाई अब ज़रा इसमें क्या आता है, ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैं ऑप्शन बताता हूँ कि इसमें किस तरह के आते हैं। ओनली टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहला करो या सिर्फ और सिर्फ दूसरा करो। अच्छा सी में क्या लिखा हुआ है, वन और टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब कि अच्छा यहाँ नोट करो, कह रहे हैं आइदर वन और टू। इसका मतलब ये है कि या तो वन या टू, मतलब हैं दोनों के दोनों ही अप्रोप्रिएट, लेकिन एक करो कोई, ये बात कह रहे हैं। और फोर्थ क्या है, नाइदर वन नॉट टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि ना तो वन वाला अप्रोप्रिएट है इस सॉल्यूशन को, मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना ही टू वाला। और डी वाला क्या है कि दोनों के दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं जिसको आप यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को जब मैं ये पहली मरतबा पढ़ा रहा होता हूँ तो उनका होता है भाई कि बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज़, ठीक है भाई सही है। या अगर वो उनको ये लग रहा होता है कि नहीं यार, अब देखो हमारे पास वो सोचो व्हीकल्स शुड बी बैंड इन द अर्बन एरिया। या मुझे एक बात बताओ, क्या व्हीकल्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह को आप बैन कर दोगे तो क्या मतलब, ये आपको कोई लॉजिकल दिख रहा है, मतलब कोई सेंस बन रहा है? आज की दुनिया में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप ये बोलो कि यार हम गाड़ियों पर बैन कर देंगे, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नज़र आ रहा है आपको? नहीं ना। अच्छा तो वो ये सोचते हैं, कहते हैं नहीं यार मतलब कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि वन वाला ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये कि वन वाला भी ठीक नहीं है। अब आपका सवाल ये बने कि सर कैसे, ट्रीज़ लगाने से तो मतलब कि एयर पॉल्यूशन कम होती है ना। बेटा पहले पूरा तो पढ़ो, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज पाकिस्तान कैन कंट्रोल द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। मतलब भाई हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ट्रीज़ लगा रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि ग्लोबल लेवल पे आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, समझ रहे हो? तो लिहाजा जब अगर वन भी अप्रोप्रिएट नहीं है, टू भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर वन नॉर टू, कि दोनों के दोनों ही इस सिचुएशन में जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू टू द थर्ड वन। थर्ड आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। बेटा ये हमारे पास इस पे ज़रा आपको ऑप्शन दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लेम्स दैट पाकिस्तान हैज अचीव्ड 93.97% ग्रोथ रेट इन जीडीपी ड्यूरिंग फॉर द ईयर 2021 टू 2021 2022 टू 2021। क्या भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह का ये दावा है कि पाकिस्तान ने मतलब कि ग्रोथ हुई है जीडीपी में 93.97%। अच्छा अब एक काम करना बेटा कि जब ये वाला क्वेश्चन है ना क्रिटिकल थिंकिंग का, तो आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स को एक जगह अलॉट कर लेना है, अपने आपने उसको अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब देखना उसको कि हो क्या रहा है हमारे पास ये, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट थिंग्स आर गोइंग इन द राइट पाथ एंड कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क की सही डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, और इकोनॉमिक तौर पे बेटा सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम सस्टेन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड फॉरेन इनकम आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। कह रहे हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और फॉरेन इनकम। बेटा फॉरेन इनकम मेरे बच्चों के जो बाहर से लोग पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, ठीक है, कह रहे हैं ये हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये चार चीज़ें मेन कंपोनेंट्स हैं, सही। अब ज़रा यहाँ पे स्टेटमेंट, अब ज़रा देखो इसके मुताबिक ना, ये देखते हुए ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब तीन स्टेटमेंट्स या जितनी भी स्टेटमेंट्स बेटा आपको दी जाएंगी ज़रा देखो। एक लिखा हुआ है पाकिस्तान विल अचीव 4.5% ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2021 टू 2022, कि पाकिस्तान जो है 4.5 ग्रोथ रेट अचीव करेगा 2021 से 22 के लिए। अच्छा आगे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ आर द मेन कंपोनेंट इन जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, आर दी मेन कंपोनेंट, ठीक है, मतलब कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ को बना दिया कि नहीं सिर्फ यही मेन कंपोनेंट है। आएगा लिखा हुआ है पॉलिसीज रिमेन कंसिस्टेंट, जीडीपी विल रीच 6% इन द 2 ईयर्स। अब ज़रा देखो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है। ट्रू कि हाँ भाई सही है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं सारी की सारी सही हैं। अच्छा बी वाला, अच्छा आप बोलेंगे सर
प्रोबेबली ट्रू का मतलब क्या हुआ? देखो, एक तो होता है ट्रू कि हाँ भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं कि ये बिल्कुल सही बात है, सही है ना, और एक होता है प्रोबेबली ट्रू कि जिसके होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। सी है कि हमारे पास बेसिकली इतना डेटा है नहीं कि हम जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उसको जज कर सकें। भाई क्या पता ये वाली स्टेटमेंट्स ठीक हों, लेकिन हमारे पास इतना डेटा मौजूद नहीं है कि हम उसको मुताबिक पूरा बता सकें। प्रॉबली फॉल्स कि हाँ भाई तकरीबन फॉल्स है या फॉल्स। अब अगर हम नोट करें हमारे पास इन तीनों स्टेटमेंट्स की बेस का है, मतलब हम किस बेस पे ये बात कह रहे हैं। भाई क्या पता सच हो, क्या पता बिल्कुल ही गलत हो, मैं दोनों बातें देखो ना। लेकिन इन तीनों के ऊपर अगर आप नोट करो कि इस पैराग्राफ से क्या हमारे पास ऐसी कोई बात मिली जिसके मुताबिक हम कहें कि हाँ यार ये बिल्कुल ओके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं मिली। तो मेरे बच्चों यही वजह है कि हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोलें, डेटा ही इतना मौजूद नहीं है। डेटा होगा तो उसके मुताबिक जज करेंगे ना हम लोग। नाउ लेट्स कंटिन्यू बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेटर एंड सिंबल सीरीज़। अच्छा भाई हमारे पास ना लेटर एंड सिंबल सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने एक बहुत सिंपल बना के दिया है, जाहिर सी बात है, और मैं आपको इसके अलावा जो है मतलब कि बीच में और लेटर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, और वो उनको सॉल्व करने की टेक्निक अलग होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये हमने कहा बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास है तो बहुत ईजी से देते हैं। भाई क्या लिखा हुआ है 11, 33, 55, 77, सही। अब बोलने के बताइए हमारे पास अगला ऑप्शन कौन सा है। आपको बेटा ऑप्शन दिए हुए कि भाई या तो 99 है या 88 है या 121 है या 101 है। तो मेरे बच्चों आई थिंक आप आराम से जज कर सकते हो कि इसके बाद जो लेटर और सिंबल सीरीज़ होगी वो कौन सी होगी मेरे बच्चों। यू कैन इमेजिन 99, सही है। अच्छा ये बाकायदा आगे आके कुछ जगहों पे कैलकुलेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बेटा वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, उसके लिए परेशान मत हो। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि क्या आएगा। अच्छा एग्ज़ाम में क्या होगा बेटा कि आपके पास ना जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ होगा आपने बेसिकली उस लोकेशन को जज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है वो आखिर में ही आखिरी जो यहाँ पर जगह बोलें कि अगला बताओ, नहीं। हो सकता है कि बीच में कोई नंबर गायब किया हुआ होता और आपसे बोलते बताओ इस जगह पर क्या आएगा, और चार पाँच ऑप्शन होते तो आपको वो जज करना पड़ता। सही है। नाउ लेट्स कंटिन्यू बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन 5, लॉजिकल डिडक्शन। 2 or more tea leaves out of 5 varieties, Livana, Mathia, Novajana, Oxia and Pisek, are used in making all branded blends by marketer following the rules given below। अच्छा भाई देखो हमारे पास ये लीव्स ये में टी लीव्स ये में, और हमसे ना हमें रूल्स बता दिए कि भाई मार्केटर जो वगैरह जो रूल्स है ना वो इस तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि भाई या तो 2 या ज़्यादा टी लीव्स यूज़ कर सकते हो इन 5 में से, मतलब कम से कम 2 तो करने ही करने, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक। अब कह रहे हैं कि ये यूज़ होते हैं जो ब्रांडेड वगैरह जो ब्लेंड्स वगैरह होते हैं पहले से जो एक रेसिपी वगैरह होती है बनाने के लिए, कह रहे हैं लेकिन बनाने के लिए रूल्स ये रहे वो ये कि अगर हमारे पास लिवाना मौजूद है तो उस किसी भी ब्रांड में ना उसकी डबल अमाउंट मौजूद होगी किसकी, नवजाना की, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास ट्वाइस दैट ऑफ लिवाना, ये नवजाना ये वो कितना होगा ट्वाइस दैट ऑफ लिवाना, ये आपके पास। हम इसको अभी आसान वर्डिंग में कर लेते हैं, अभी आप परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि देखो इस तरह से जब आएगा ना हम आपको बताते हैं। देखो भाई अब ज़रा क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि ब्रांड कंटेनिंग लिवाना शुड कंटेन नवजाना ट्वाइस दैट ऑफ लिवाना। अब ज़रा यहाँ देखो ज़रा मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको लिवाना को एल का नाम दे दिया और एन का नाम। कह रहे हैं कि एक ब्रांड की अगर किसी की बात की जा रही है अगर उसमें एल मौजूद है तो उसमें 2n होना चाहिए, मतलब कि n की जो तादाद है ना वो l के मुकाबले में क्या होगी, डबल होगी। सही है भाई। अब ज़रा दोबारा बैक पर आते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर किसी में मैथिया है तो उसमें इक्वल क्वांटिटी होगी किसकी, ऑक्सिया की, मतलब कि सेकंड ब्रांड का जिक्र किया कि अगर m मौजूद है तो भाई हमारे पास ऑक्सिया भी क्या होगा, उसका इक्वल क्वांटिटी मौजूद होगी। सही है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, किसी एक ब्रांड में नवजाना और ऑक्सिया एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, तो हमने कहा भाई कि N and O कांट बी यूज टुगेदर। ओके सही है। 4th पॉइंट पर आओ, ऑक्सी एंड प्यास शुड नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भाई O एंड P कांट बी यूज टुगेदर, कि ये दो भी आपस में यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। ओके ये भी समझ लिया। अब
आखिरी पॉइंट है इफ़ पी इज़ यूज, अच्छा ये आप देख लो बेशक, ये मैं लिखा हुआ है 11 पॉइंट। A blend containing piyaz should contain in such a proportion that the total amount of piyaz present should be greater than the total amount of the other leaves। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर पी यूज़ कर रहे हो आप किसी भी ब्लेंड वगैरह में बनाने के लिए कुछ भी, तो वो आप उसका प्रोपोर्शन कुछ ऐसे रखोगे कि भाई अगर वो यूज़ हो रहा है ना, तो उसके अलावा जितने भी टी लीव्स यूज़ हो रहे हैं उन सबको एक जगह पे ज्वाइन कंबाइन करो और प्याज को एक जगह कंबाइन करो, तो उसके बावजूद प्याज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए उन सब के मुकाबले में। मतलब आप ये समझ लो कि ये 51% तो लाजमी होना चाहिए किसी भी ब्लेंड में, समझ रहे हो। अब बाकी सारे क्या होंगे, 49% होंगे ना, तो लाजमी ये ऊपर होना चाहिए उन सब के मुकाबले में। बाकी जितने भी जो भी आप डाल रहे हो अलग बात है। अच्छा अब देखो, अब सवाल आ रहा है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग the addition of which combination would make a brand containing 2 parts of vagina and 1 part pairs comfortable with the conditions। कह रहे हैं कि बताइए, हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है कि आपने इनमें से कोई एक स्टेप लेना है। वो क्या कह रहे हैं कि वो ये स्टेप लेना है कि भाई हमारे पास एक ब्लेंड है जिसमें से क्वांटिटी डली हुई नवजाना की 2 पार्ट्स, मतलब समझो डबल, और प्याज की डली हुई है 1 क्वांटिटी, 1 पार्ट प्याज की क्वांटिटी डली हुई है। अब कह रहे हैं कि बताओ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ये चारों, ये जो हमारे पास 5 पॉइंट ऊपर लिखे हुए थे, ये सब के सब सेटिस्फाइड हो जाएं। अब ज़रा यहाँ देखो भाई, रिक्वायरमेंट ये है 2n + 1p, ये गिवन है। अब कह रहे हैं व्हाट टू डू टू मीट विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स मेंशन अबव। अब मेरे बच्चों ज़रा एक बात बताओ, ज़रा खुद देखो, हमारे पास ये गिवन है, ऐसा ही है, सही। अब अगर हम नोट करें, हम ज़रा एक एक करके बात करते हैं ना, ठीक है भाई। पी के बारे में क्या लिखा हुआ है, अगर पी यूज़ हो रहा है तो वो ऐसा यूज़ होना चाहिए कि बाकी सब के मुकाबले में ज़्यादा हो। तो अगर हम यहाँ नोट करें, यहाँ तो एन डबल जा रहा है और पी उसका हाफ जा रहा है, इसका मतलब हमें ऑप्शन देखने पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम पी को बढ़ा दें टोटल क्वांटिटी, सही है। अच्छा भाई 1 पार्ट डिवाना, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी ये वाली डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। 1 पार्ट मैथिया, ये अगर ये लिखा है हमारे पास बेटा, इसके मुताबिक भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे यहाँ पर, हो ही नहीं सकता, सही है, ओके। 2 पार्ट्स ऑफ जाए ना, अगर हम देखें भाई ये तो 2 पार्ट्स अगर और बढ़ा देंगे ये तो 4 हो जाएगा, ये पर भी बनेगा। 1 पार्ट ऑक्सिस, अच्छा 1 पार्ट ऑक्सिस ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो पी मौजूद है और इस पॉइंट के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि ओ एंड पी कांट बी यूज टुगेदर, यूज ही नहीं होता। 2 पार्ट्स प्याज अगर ये बढ़ाते हैं, लेकिन तो मज़े की बात देखो 1 पहले से मौजूद था, 2 और बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ये 2 पार्ट्स के हो जाएंगे, 3 और 2 मतलब कि 60% प्याज हो जाएगा या 40% ये हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, क्योंकि अगर 2 और ऐड कर रहे हैं तो इट वुड डोमिनेट द अमाउंट ऑफ नजाना इन द मिक्सचर, और सारी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी हमारे पास, सही है। चलो भाई बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ज़रा देखते हैं अपने क्या चला हुआ हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन 6, लॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ ये है बेटा हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल, अब ज़रा सोचते रहो। इनफैक्ट मेरे बच्चों मैं आपको ना एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रही ज़रा सॉल्व करो। ये कर्सर देख रहे हो, कर्सर, इसको ना इसको ज़रा समझो किस तरह करना है। देखो आप ये समझो, आप ना पहले एक सर्कल बनाओ, आप एक पहले सर्कल बनाओ, ठीक है, अपनी कॉपी वगैरह में कहीं में भी। अच्छा उसकी आपने क्या निकला है भाई कि ऑल नेपालीज स्पीक हिंदी, ठीक है, आप ऊपर डालो नेपाली के ऊपर, ठीक है, ऊपर डालो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो हिंदी स्पीकर्स, मतलब कि जितने भी नेपाली हैं सबके सब क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अच्छा आगे लिखा हुआ है ऑल हिंदी स्पीकर्स आर राइड बाईसाइकिल्स। अब आप नीचे एक और सर्कल बनाओ भाई, ठीक है, और लिख दो कि हिंदी स्पीकर्स और अंदर रख दो बाईसाइकिल राइडर, जितने भी हिंदी बोलने वाले वो क्या करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं। अब ज़रा देखो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 3 कि ऑल बाईसाइकिल राइडर्स आर नेपाली। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ना ये मत देखना कि नहीं नहीं यार ये तो झूठ है भाई, दुनिया में और लोग भी चलाते, ना 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 ना, ये नहीं करना। हमने आंसर निकालना है गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक, सही है। हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में उसका कोई सेंस ना बन रहा हो, लेकिन हमने जो सेंस बनाना है वो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक बनाना है। तो हम देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, ऑल बाईसाइकिल राइडर्स। हमारे पास
बाईसाइकिल राइडर्स का अलग से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, लिहाजा ये ठीक नहीं है। ऑल हिंदुस्तान स्पीक्स नेपाली, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि हमने क्या लिखा, हिंदुस्तान क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब थर्ड ऑप्शन है ऑल नेपाली राइड बाईसाइकिल्स। अच्छा ये ठीक क्यों है ज़रा देखो, हमारे पास लिखा हुआ है ऑल नेपालीज क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन हमारा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं वो क्या करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं। तो इसका मतलब भाई कि तमाम के तमाम जो नेपाली भी होंगे वो भी क्या चलाते होंगे, बाईसाइकिल चलाते होंगे। इसका मतलब मेरे बच्चों हमारे पास अब देखना पड़ेगा इन तीन स्टेटमेंट के मुताबिक कि ओनली वन सही है भाई, या वन और टू, ओनली वन एंड एम टू, आपके पास ये सही है, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि थ्री सही है, या कह रहे हैं ऑल आर अप्रोप्रिएट। तो भाई हमने ज़रा देखना पड़ेगा, ये एंड लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो मेरे बच्चों आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके है। अच्छा मेरे बच्चों, वी आर डन विद द 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आएंगे हम अपने एनालिटिकल प्रॉब्लम में। अब ज़रा यहाँ ध्यान देखना, ठीक है भाई। एनालिटिकल रीजनिंग है हमारे पास। अब ज़रा आ गया आपके पास थोड़ा सा सॉल्व करने वाला काम। इनफैक्ट मेरे बच्चों बेहतर तो ये होगा कि अगर आप अपने सामने आप डायग्राम देख रहे हो ना, तो क्योंकि ये तो बेटा आप लेक्चर देख रहे होगे मेरे बच्चों, इट वुड बी बेटर कि आप अपने पास कहीं पर एग्जैक्ट यही शेप ड्रॉ कर लो। बेशक वीडियो को पॉज कर दो ताकि मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा कि आप लोगों ने सॉल्व करना है किस तरह से, ठीक है। अच्छा भाई देखो लिखा हुआ क्या है, कह रहे हैं कि इस पूरी शेप में बताइए ट्राइंगल्स कितने हैं गिवन फिगर में। हमारे पास बेटा ऑप्शन दिए में ये रहे, 4 ऑप्शन हैं, 28, 32, 36, 40। अच्छा देखो सबसे छोटा नंबर भी क्या है, 28 आ रहा है, मतलब कि इन 4 में से एक ऑप्शन तो ठीक है ना भाई। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोल रहे हैं ये ट्राइंगल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 1 2 3 और फिर ये ना, तो बोलते हैं मतलब इस तरह तो हमारे पास ना 12 ट्राइंगल है। अरे भाई 12 तो है ही नहीं, सबसे छोटा नंबर 28 आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो बेटा अब हमारे पास आगे बढ़ो। अब आपने करना क्या है मेरे बच्चों कि आपने सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद ना हर पॉइंट को एक नेम अलॉट कर देना है। देखो ए बी सी डी, ये तो कॉर्नर्स आ गए, ठीक है भाई। अच्छा ई, ये वाला पॉइंट जहाँ पे पॉइंट बन रहा है, एफ सही है, जी एच आई जे के एल, मतलब के बाहर वाले पॉइंट सर हो गए, ठीक है, के एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओके भाई। अच्छा अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले बोल रहे हैं कि हम बात करते हैं सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स की। सिंपलेस्ट ट्राइंगल्स जरा देखो जो अक्सर बच्चों को पहली नज़र में दिखते हैं। मिसाल के तौर पे एक लिखा हुआ है ए एम एल, मिसाल मतलब कि ए एम और एल, एक ट्राइंगल ये बन गया। एल आर के और लिखा हुआ है के डब्ल्यू डी, ये बन गया। फिर लिखा हुआ होगा डी डब्ल्यू जे, जे एक्स आई, फिर लिखा हुआ है देखो आई वाई सी, फिर लिखा हुआ हमारे पास आई वाई सी आ गया, ठीक है। फिर सी वाई एच, एच टी जी, जी ओ बी, बी ओ एफ, एफ एन ई और ई एम ए। कितने हो गए हमारे पास बेटा, ये 12 नंबर हो गए, सही है। चलो और देखते हैं अगला वाला पॉइंट क्या आ रहा है। द ट्राइंगल्स कंपोज ऑफ 2 कॉम्पोनेंट्स ईच आर। आप कह रहे हैं 2 कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं, तो वो कैसे आ रहा है। अच्छा अब ज़रा नोट, अब आप नोट करो, आप बोलेंगे सर क्या मतलब। देखो बेटा ये एक ट्राइंगल बन रहा था, ये एक ट्राइंगल अलग अलग बन रहा था, लेकिन जब हमने इनको कंबाइन किया, मतलब ए ई एल, ये देख रहे हो ए ई और एल को बना दिया यूं करके, ये एक बन गया, ठीक है। फिर बना बेटा हमारे पास के डी जे, एक ये बन गया। फिर बना हमारे पास एच आई सी, एक ये रहा। और फिर बना हमारे पास एफ बी जी। तो 2 कंपोनेंट्स का अभी तो हमारे पास कितने बन गए, 4 बन गए, सही। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। द ट्राइंगल्स कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स, कह रहे हैं अब इसमें 3 कंपोनेंट्स में कौन कौन सा होता है, जरा अभी आपको बताते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए पी एफ, ठीक है, ए पी एफ। ज़रा देखो पहले हम कर रहे थे यूं बना रहे थे ना, यूं, ठीक है। अब भाई बड़ा भी तो बन सकता है, ये देखो ए पी एफ, सही है।
लेकिन अब ज़रा कहानी अब आप बोलें, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या ये तो बना, अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ई क्यू बी। अब शुरू यहाँ से करो, ई क्यू बी, एक और बन गया, सही है। बी क्यू एच, बी क्यू एच ये बन गया। फिर बना हमारे पास जी वी सी, जी वी सी ये बन गया एक और ट्रायंगल। सी वी जे, सी वी जे एक ये रहा। आई यू डी, आई यू डी एक बन गया। डी यू एल, डी यू एल ये बन गया। के पी ए, के पी ए एक बन गया। ये कितने हो गए, 8 हो गए। ये मैंने लिखे ही इसलिए हैं बेटा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स ऐसे हों जो कि कंपोज्ड हुए हुए हों कितने कंपोनेंट्स के, 6 कंपोनेंट्स के। अच्छा भाई ठीक है, अगर 6 कंपोनेंट्स के हैं तो ज़रा देखो पहला वाला कौन सा आ रहा है हमारे पास, ए एस बी, ए एस बी ठीक है। बी एस सी, सी एस डी, डी एस ए, एक तो ये बन गया ठीक है। अब हमारे पास लेकिन 6 का एक और बन रहा है। एक तो यहाँ से यूँ बन रहा था ना, एक देखो 6 किस तरह हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन एक और तरीका है, अगर हम ए एफ के को कर लें, देखो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट हो गए, तो इस तरह ए के एफ हो गया। इस तरह से होगा हमारे पास ई बी एच, ई बी एच एक ये कंपोनेंट हो गया। फिर हमारे पास है जी जी, सॉरी जी, जी ये रहा मेरा ये सी था ठीक है ना, जी सी जे, बेटा ये माई मिस्टेक, ये जी सी होना चाहिए था ठीक है ना, इट्स माई मिस्टेक। जी सी जे और एक है आई डी एल। ओके मेरे बच्चों, बेटा ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जी सी जे होना चाहिए था, इट्स क्वेबल के मैं अभी आपके सामने ठीक करता हूँ बेटा, 1 मिनट को। ठीक है भाई, जी सी जे हमने कर लिया इसको, सही है जी सी जे। अच्छा बेटा अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, और कह रहे हैं कि जो 12 कंपोनेंट्स हैं, ये भी तो हो सकता है। अब आप बोले सर 12 कंपोनेंट्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, किस सेंस में 12 कंपोनेंट्स, बेटा ये देखिए ज़रा 1 मिनट ज़रा नोट करो। ए डी बी, ए डी बी बन गया ये, सही है ना। और इस तरह से क्या बन सकता है, ए बी सी बन सकता है, ए बी सी भी बन सकता है। फिर बना बी सी डी बन गया। इस तरह से ए सी डी भी बन जाएगा, या सी डी ये बोल दो, 4 ये हो गए। अच्छा भाई, तो इसका मतलब 12 ये बने, 4 ये बने, 8 ये बने, 8 ये बने, 4 ये बने, कितने हो गए 36। अब आप बोले सर इतना कैसे करेंगे हम लोग, मेरा बच्चा ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, ज़रा ये 36 आंसर आ गया। अब ज़रा नेक्स्ट वाले आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपको कितनी स्ट्रेट लाइंस बनानी पड़ेंगी ये इमेज बनाने के लिए। आपके पास ये ऑप्शन गिवन है 11 14 16 17। अच्छा ये वाला ऑप्शन वैसे मैंने देखा हुआ है कि अक्सर बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं कुछ। चलो मैं एक मतलब गाइड करता हूँ। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 8 9 10 फिर 11 12 13 14 बन गई इमेज। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ भाई, सही है। पहला ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ ए से लेके के तक, फिर बी जे सी आई डी एच ई जी, जो मैंने आपको अभी बताया इस तरह करके समझा देता हूँ। फिर कह रहे हैं वर्टिकल लाइंस बनाओ ए ई, वर्टिकल लाइंस ये रही ए ई एल एफ के जी ठीक है। फिर बोल रहे हैं आपने स्लैंटिंग लाइंस बनानी है इस तरह से। स्लैंटिंग लाइन मतलब कौन सी, ये वाली टेढ़ी, मतलब जो ना हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। एल सी सही है, सी एफ, एफ आई और एल आई ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक और है ई से के तक और ए से जी तक, तो ये कितने हो गए 6।
तो मेरे बच्चों इन सबको ऐड करोगे कितना होगा 14 लाइंस। ये आसान आंसर था, कोई इतनी डिफिकल्टी की ज़रूरत नहीं है, जिस पे हम इतनी बात लंबी नहीं करेंगे। लिहाजा बेटा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 14 है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, चूज ऑल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेंबल्स अ वाटर इमेज। अच्छा ये मज़ेदार है भाई। समझो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है क्या, एडवांस। अब समझो आपको अपने सामने ना ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, सामने आपके वर्ड लिखा हुआ है, और समझो उसी के नीचे ना पानी भी है। अब बताओ पानी में इस वर्ड की इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं बनेगी। सोचो 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 भाई, आपके सामने एडवांस वर्ड लिखा हुआ। अच्छा ये मत बोलना कि सर ये तो अलग स्टाइल है राइटिंग का, ये तो इसमें ए के इस तरह से ये नहीं बने हुए, मैं ये बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस तरह की बेवकूफ़ाना बात नहीं करना। सोचो भाई, अगर ये इमेज का साया नीचे पड़ रहा होगा तो एक बात बताओ यार, ए अगर उल्टा बनेगा तो ए बनेगा तो इसी जगह पर ना, ए इस तरह का थोड़ी चला जाएगा। इसका मतलब ए और सी तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। अच्छा अब ज़रा देखते हैं, ए उल्टा हो गया सही है, डी हो गया उल्टा सही है, वी इस तरह की शेप में आएगा सही है, ए इस तरह की शेप में आएगा सही है, एन उल्टा हो गया सही है, सी उल्टा हो गया सही है, और ई हो गया। इसका मतलब बेटा हम जानते हैं कि बी वाला इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि और हमारे पास कोई तुक लॉजिकल बन नहीं रहा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए ज़रा बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। कह रहे हैं कि आपके पास ये जो फिगर है इसमें बताइए कि कितने ट्राइंगल्स हैं और कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। क्या ऑप्शन दिए में हम लोगों को कि 10 स्ट्रेट लाइंस हैं और 34 ट्राइंगल्स हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं 9 स्ट्रेट लाइंस हैं, 34 ट्राइंगल्स हैं। अच्छा भाई ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है कि 9 स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन ट्राइंगल 36 हैं, और लिखा हुआ है 10 स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल 36। इसका मतलब देखो इनमें से एक ऑप्शन है, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि नन ऑफ दीज, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इस छोटी सी फिगर में मिनिमम यानी कि अगर हमको मिलेंगे 36 हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर ट्राइंगल्स का लिखा हुआ 34, मतलब इतने तो नहीं हैं लाजमी। अब ये जहन लड़ाना पड़ेगा कि हैं कैसे, और लाइंस का तो आराम से आइडिया हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो पहले लाइंस का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4, अच्छा 5। अब आप ये 4 5 क्या मतलब क्या बेटा, पहले सबसे पहले चलो मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके बताता हूँ। इमेज देखो भाई, ये रही इमेज सही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं कौन सी, डी से एफ, बी से सी, डी से एफ, बी से सी, 2 लाइनें हो गई, ठीक है। वर्टिकल लाइंस हैं डी जी, ए एच, एफ आई, टी जी सही है, ए से एच, एफ से आई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पहले सॉल्व कर लो। अब आ जाओ स्लैंडिंग लाइंस टेढ़ी, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से बी तक, ए से सी तक, लेकिन फिर ये भी तो है, ये बीच में भी टेढ़ी बनी हुई हैं, तो बी एफ और सी और डी सी, ये बन गई 4 लाइनें। ये इसका मतलब मेरे बच्चों हमारे पास लाइंस कितनी है, 9 लाइंस है। 9 का तो पता चल गया, अब देखना है ट्राइंगल्स कितने हैं, 34 हैं कि 36 हैं। लेट्स सी बेटा, अब लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट ट्राइंगल, जो सबसे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कौन सा बन रहा है, देखो ए डी ई, अच्छा ए डी ई, ए ई एफ, मतलब कि देखो ये हम बना रहे हैं बेटा सिंगल कंपोनेंट्स वाले बना रहे हैं, सही है। ध्यान रखना डबल कंपोनेंट्स नहीं, उस ट्राइंगल के बीच में कोई लाइन वाइन नहीं जा रही होगी, अगर आप नोट करो, सही है ना। ए डी ई ये रहा, फिर होगा ए ई एफ ये रहा, अगला क्या लिखा है डी ई के, डी ई के ए कंपोनेंट, फिर आ रहा होगा हमारे पास ई एफ के ये ए कंपोनेंट ये रहा, सही। फिर आएगा डी जे के ए कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। फिर आएगा एफ एल के ए कंपोनेंट ये रहा हमारे पास, ओके। फिर आ रहा है डी जी बी ये रहा, ठीक है। फिर आ रहा है डी जी बी एफ एल सी। अब अच्छा भाई देखो, ज़रूरी थोड़ी ट्राइंगल आप क्या मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्राइंगल सोच के बैठे वो, नहीं भाई, एक्यूट ऑब्ट्यूज जो भी बन रहा हो ट्राइंगल है बस। राइट एंगल ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल है, पहले बता रहा हूँ मैं, सही है ना। याद इस बात का ध्यान रखना ये। अच्छा एफ एल सी हो गया, बी जे जी ये रहा, अच्छा भाई। उसके बाद क्या देखो एल आई सी, ये हमारे पास बेटा सिंगल कंपोनेंट्स के जो बन सकते
कितने थे वो 10 बने, आपके सामने मैंने आपको बता दिया, सही है। अब आते हैं हम लोग अपने 2 कंपोनेंट्स के, कम से कम ए डी एफ। अच्छा देखो ए डी एफ, ये देखो ये 2 कंपोनेंट्स को मिला, ये ट्राइंगल बन गया। अच्छा ए एफ के ए एफ के ये देखो इन 2 कंपोनेंट्स को मिला है। अच्छा भाई डी एफ के ये देखो ये इन 2 कंपोनेंट्स को मिला है। ए डी के ये इन 2 कंपोनेंट्स को मिला दिया, ठीक है। अच्छा हमारे पास डी एफ के, अब आ जाओ डी के बी इन दोनों को मिलाया। एफ सी के एफ, ठीक है भाई, सी के इन 2 को मिलाया। बी के एच इन 2 को मिलाया। के एच सी इन 2 को मिलाया। डी जी बी इन 2 को मिलाया। और आखिर में आया हमारे पास एफ आई सी इन 2 को मिला। हालांकि देखो एफ आई सी को मिलाने पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन डबल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। 10 तो ये होगा, 10 ऊपर होगा 10 नीचे होगा। अब आ जाओ नीचे कि कम से कम 3 कंपोनेंट्स हों तब जाके, मतलब कि नहीं कम से कम नहीं 3 हो, मतलब 3 कंपोनेंट्स, कम से कम की बात नहीं की जा रही, अभी सिर्फ 3 की बात की जा रही है, ताकि एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना भाई। तो बोल रहे हैं 3 कंपोनेंट्स के 2 ही हैं, कौन कौन सा, डी एफ जे। अच्छा भाई डी एफ जे कौन सा, डी एफ और क्या लिखा हमारे पास, जे, चलो डी एफ जे, हाँ बिल्कुल सही है। देखो डी एफ जे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरह से डी एफ एल बनेगा। डी एफ एल देखो ये बन गए 3 कंपोनेंट्स के, इसके अलावा कोई भी ऑन डी बन रहे होंगे। 4 वाला फिर मिल जाएगा, लेकिन 3 वाला और कोई नहीं मिलेगा। अगर आप बेशक चेक करना चाहो बेटा कर लो, 3 वाला कोई नहीं मिलेगा, सही है। अब आ जाओ 4 कंपोनेंट्स की तरफ, कौन कौन से भाई, ए बी के 4 हो गए, 1 2 3 4। अच्छा ए सी के ये भी 4 हो गए। बी एफ आई 1 2 3 4, ठीक है। फिर बनेगा हमारे पास सी डी जी ये बन गए। फिर बनेगा डी एफ सी ये बन गया। अच्छा बी के सी हमारे पास बना, जो कि अब बी के सी का गया, बी के सी ये रहा, ये कितने हो गए, 7 तो ये हो गए। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने 4 के बाद 5 वाला कोई कंपोनेंट बन ही नहीं रहा, आप चेक भी कर सकते हो, और हमने अब जाना है डायरेक्ट 6 कंपोनेंट्स की तरफ, सही है। अच्छा भाई 6 कंपोनेंट में पहला वाला आ रहा है ए बी एच ये रहा। फिर आ रहा है ए सी एच, ये भी आ गया पूरा। फिर लिखा हुआ ए बी एफ ये रहा पूरा का पूरा, ये देखो ये रहा। ए सी डी ये रहा पूरा का पूरा, ये सारे आ गए कंपोनेंट्स। बी एफ सी ये पूरे 6 कंपोनेंट्स बने। तो इस तरह से उल्टा बन जाएगा कि सी बी डी बन गया, ये भी कितने होगा, 6। अच्छा मेरे बच्चों अब सिर्फ एक ट्राइंगल है। अच्छा यहाँ तक करने पे ना बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब वो काउंट करते हैं ना तो वो बोलते हैं कि यार 10 ये रहे, 10 ये रहे, 20 हो गए, 22 ये रहे, 7 प्लस कर लिया 29 हो गए, फिर 6 को प्लस कर लिया तो यार बोलते हैं ये तो 35 हो गए, हमें तो 34 गिवन नहीं है, 36 गिवन है। तो ये क्या मसला हुआ, क्योंकि वो एक आखिरी जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल होता है वो काउंट करना भूल जाते हैं, दैट इज़ ए बी और सी। ये बात, अच्छा ये मैं इतना टाइम बेटा बिल्कुल एक्सप्लेन करने में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों जब आप लोग सॉल्व करोगे आपको इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड तेज़ होगी, बस मैं इतना बता दूँ आपको, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा 9 स्ट्रेट लाइन्स हैं, 36 ट्राइंगल्स हैं, तो दैट मीन्स मेरे बच्चों दिस वन इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। देखो पहला लेक्चर है, मैं समझ सकता हूँ इस तरह से थोड़ा सा आपको लगा हो गया ये तो टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन बेटा क्या कर सकते हैं, पेपर का पार्ट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से होगा। बट आज के लिए बेटा इसको यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।